बताते हैं कि क्यों हारे हम 2020 में, क्योंकि कांग्रेस को 70 में सिर्फ 19 सीटें आई। तो ऐसी हालात फिर न पैदा हो, इसलिए जरूरी है कि राहुल गांधी जी कांग्रेस को मजबूत करें। तेजस्वी जी की तरफ क्यों देख रहे हैं? क्योंकि तेजस्वी को वो सीएम का उम्मीदवार मानने के लिए हाँ ही नहीं भर रहे। कितना टाइम हो गया? 3 दिन पहले मृत्युंजय जी का, तिवारी जी का बयान सुन रहे थे कि हम 2019 में इसलिए चुनाव हारे कि कांग्रेस जो है अपना अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पाई। कि जहां पर ये तेजस्वी जी बोले हो कि हम एमआईएम की वजह से हार गए, आप अपने आप को लेजिटिमेसी देते रहते हैं तेजस्वी जी का नाम लेके, हमारा नाम लेके। ये तो गलत बात है ना। चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? चारा घोटाले वाले को चारा खोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अरे बाप रे। और मैं बताता हूं आपको, नीतीश सरकार में 2/3 से ज्यादा मंत्री ओबीसी, ईबीसी, दलित, पिछड़े और अति दलित थे। अजी नमस्कार दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी जी ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। उन्होंने अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अति पिछड़ा वर्ग के सामाजिक आधार को चुनौती दे दी है। नीतीश कुमार के सबसे मजबूत अति पिछड़ा वर्ग के उनके इस आधार को हिलाने का, उसको शिफ्ट कराने का काम या उसको खिसकाने का प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी जी। देखिए, अब राहुल गांधी जी की स्ट्रेटजी बदलती जा रही है। एसआईआर मुद्दा और वोट चोरी मुद्दे को थोड़ा निचले पायदान पर रख रहे हैं और वो अब अति पिछड़ा वर्ग के सामाजिक आधार को एक मेन मुद्दा बना रहे हैं। अब बिहार चुनाव में राहुल गांधी ने ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को और ओबीसी के आरक्षण को एक बड़ा मुद्दा बना दिया है और उनका मानना है कि ईबीसी को, ओबीसी को उनका पूरा हक उनकी आबादी के अनुसार मिलना चाहिए और बिहार की राजनीति में उन्हें नई हलचल पैदा कर दी है और वो इसी के थारे अपनी राजनीति को साधने का प्रयास कर रहे हैं। ओबीसी के साथ साथ ईबीसी के ऊपर भी राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है ईबीसी के आरक्षण को लेकर। ईबीसी समुदाय को भी उसका असली हक मिलना चाहिए और ये सीधे सीधा टारगेट कर रहे हैं बिहार इलेक्शन को और उसके बाद उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को। लेकिन इसका सीधा सीधा असर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल पर पड़ना तय है। तो एक नया सिनेरियो चेंज हो रहा है। इस डिबेट वीडियो में भी यही मुद्दा गरमा रहा है, ओबीसी और ईबीसी आरक्षण का, कि कौन उनके उत्थान की बात सही मायने में कर रहा है। एक तरफ बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा और उनके विरोध में है कंचना यादव जो राष्ट्रीय जनता दल से आती हैं। तो उनके बीच में तीखी बहस जारी है। आइए एंजॉय करते हैं इस डिबेट वीडियो को और देखते हैं क्या निष्कर्ष निकल सकता है। कंचना, जरा बताइए, राहुल गांधी के टारगेट पर आखिर है कौन? बहुत सारे विश्लेषक ये मानते हैं और बीजेपी और जेडीयू तो साफ साफ कहते हैं कि ये कांग्रेस के निशाने पर आरजेडी है। कांग्रेस अपना खोया वोट बैंक हासिल करना चाहती है, इसीलिए तेजस्वी को सीएम भी नहीं मान रही है। मानक जी, इसको ऐसे समझना चाहिए कि राहुल गांधी जी के टारगेट पे बिहार में सरकार बनाना है और अगर राहुल गांधी जी या कांग्रेस कहीं से कमजोर पड़ गई सरकार बनाने में, जैसा कि आप 2020 में आप सब लोग एक जो पंडित बैठाते हैं, पॉलिटिकल पंडित 5 लोगों को विश्लेषण करते हैं, वो बताते हैं कि क्यों हारे हम 2020 में, क्योंकि कांग्रेस को 70 में सिर्फ 19 सीटें आई। तो ऐसी हालात फिर न पैदा हो, इसलिए जरूरी है कि राहुल गांधी जी कांग्रेस को मजबूत करें। तो अगर राहुल गांधी जी मजबूत कर रहे हैं अपना किला, हमको लगता है कि महागठबंधन के लिए बढ़िया है। आप तेजस्वी जी की तरफ क्यों देख रहे हैं? क्योंकि तेजस्वी को वो सीएम का उम्मीदवार मानने के लिए हाँ ही नहीं भर रहे। कितना टाइम हो गया? कह ही नहीं रहे कि हाँ तेजस्वी हमारे सीएम के कैंडिडेट है। और एक बहुत मैं तीखा बात बोलती हूँ, अगर सच आप ही के चैनल पे पवन खेड़ा जी ने बोला था, वही लाइन मैं भी बोल देती हूँ कि बार बार हमसे पूछेंगे कि सूर्य किधर से निकलता है तो मैं नहीं बताऊंगा ना, एक ही बार बताऊंगा। मजा आया। वही लाइन है। देखिए, आप भी जानते हैं कि राजनीति है, हर पार्टी एक अपना बार्गेन करेगी इसमें। ये तो बहुत स्वाभाविक है। ये तो चाहे एनडीए हो, चाहे इंडिया हो, चाहे जो हो, जो जितना जीतेगी उसको उतना सीट मिलेगा। और के शर्मा, कांग्रेस पार्टी का और आरजेडी का गेम बड़ा क्लियर है, राजनीतिक पॉलिटिकल गेम, अगर मैं शब्द यूज कर सकता हूं तो। बाकी जातियों पर आरजेडी फोकस कर रही है और ईबीसी पर राहुल गांधी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? देखिए, कांग्रेस और आरजेडी मानक जी केवल गेम ही खेलते हैं। पॉलिटिकल पंडितों को क्यों आप दोष दे रही हैं? 3 दिन पहले मृत्युंजय जी का, तिवारी जी का बयान सुन रहे थे कि हम 2019 में इसलिए चुनाव हारे कि कांग्रेस जो है अपना अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पाई। तो ये पॉलिटिकल पंडित नहीं कह रहे हैं आपके पार्टी की, और ऐसे तो तिवारी बोल नहीं रहे, वो तो बगैर तेजस्वी यादव के कहे बोल रहे हैं क्या? तो इसलिए दूसरों पे दोष मत दीजिए, यह आपके दिल की बात है। अरे अभी कंचना ने इशारों में कह दिया 70 में से 19 सीट कांग्रेस जीती थी। कंचना ने भी तो कह दिया।
हाँ वो तो बोलेगी, वो दिल का दर्द है सर, वो आना ही है जबान पर। क्या बात है सर, क्या बात है। जहां तक आपने राहुल गांधी का प्रश्न किया, मैं राहुल गांधी जी के प्रश्न पर केवल इतना कह रहा हूं, जो घोषणाओं पर आपने मानक जी हरियाणा का भी सुना होगा, बहुत प्लाट बांट रहे थे हरियाणा में, क्या हुआ? हरियाणा महाराष्ट्र का भी आपने इनका घोषणा पत्र देखा होगा, कई धर्म विशेष है तो मुसलमानों के लिए स्पेशल पैकेज खोल के बैठे थे हरियाणा के महाराष्ट्र के अंदर, तो उसमें तो मौलवी और उन लोगों ने जो लिख के दिया था उसको भी हाँ कर दिया था, सारे उद्योग और सारी पार्टियों ने मिलकर। क्या हुआ? पुरानी भी याद दिला देता हूं, एक न्याय कोई स्कीम लेकर आए थे राहुल गांधी, 72,000 रुपये महीना दे रहे थे सारी साल का। क्या हुआ उसका? बस न आपने जो पूछा यकीन करेंगे क्या, विश्वसनीयता बची है क्या? आरजेडी की हो या कांग्रेस पार्टी की, कोई विश्वसनीयता है? 5 बार से विधानसभा हार रही है आरजेडी, लगातार बिहार की जनता हरा रही है 20 साल से। 35 साल से कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर रखा हुआ, क्यों? ये विश्वसनीयता का प्रश्न है। अब मैं तीसरी बात पर आता हूं, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, मैं थोड़ा सा केवल इतना बता देना चाहता हूं कि ईबीसी और ओबीसी ये किधर जाएंगे, आपका एक प्रश्न है। 4 राज्यसभा हैं इनके, 5 राज्यसभा। मनोज झा, संजय यादव बिहार के नहीं है, हरियाणा के उद्योगपति हैं, माफ कीजिएगा वो उससे भ्रमित मत होइएगा, हरियाणा से आते हैं। मनोज झा, संजय यादव, फयाज अहमद, प्रेमचंद गुप्ता, सबको पता है कहाँ दिल्ली ही रहते हैं, शायद अप्रवासी हैं, यदि मैं गलत नहीं हूं तो अप्रवासी रहे हैं। अमरेंद्र धारी सिंह, एक भी दलित, एक भी ओबीसी दिख रहा है आपको इसमें? एक भी नजर आ रहा है? और यहां बैठ के बड़ी बड़ी बतौलेबाजी करने से नहीं चलता है मानक जी, जमीन में काम करना पड़ता है। और मैं बताता हूं आपको, नीतीश सरकार में 36 मंत्री हैं, 2/3 से ज्यादा मंत्री ओबीसी, ईबीसी, दलित, पिछड़े और अति दलित थे। 2/3 से ज्यादा मंत्री 36 में। इसलिए आती है ईबीसी ओबीसी वोट देते हैं नीतीश कुमार जी, और हमारे गठबंधन को इसलिए वोट मिलता है। पर ये डिबेट इसलिए कांग्रेस को मौका दिख रहा है क्योंकि नीतीश कुमार थोड़े से कमजोर हुए हैं। क्या मौका है? किस बात पर कमजोर हुए हैं सर? आप मुझे कांग्रेस पार्टी का नेता बता दीजिए, आप बिहार के अंदर कन्हैया कुमार के अलावा कोई नेता का नाम बताइए, और आरजेडी में बताइए। आरजेडी में बुजुर्ग नेता लालू प्रसाद यादव, युवा नेता तेजस्वी यादव, महिला नेता राबड़ी देवी, मीसा भारती, और पता नहीं क्या क्या और नाम, लेकिन इसके अलावा कोई नाम बताइए मुझे। शर्मा जी, आप तो टारगेट कर लिए आरजेडी को राज्यसभा के बेस पे, लेकिन आप बताइए कि बिहार के विधानसभा में आपके मंत्रिमंडल में परिवारवाद से आने वाले लोग 50% है। दूसरा, आज भी एमएलए के पोस्ट पर सबसे ज्यादा टिकट पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, पिछले बार का आंकड़ा आप उठाकर देख लीजिए, और 1990 का जो हमारी 15 साल की सरकार रही उसका भी उठाकर देख लीजिए। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, सबसे ज्यादा ओबीसी को, दलित को टिकट देने वाला कोई और पार्टी नहीं, हम है। पिछली बार अल्पसंख्यक को, माइनॉरिटी को, आज भी सबसे ज्यादा माइनॉरिटी के विधायक हमारे पास है 11। आपको बताइए ना नीतीश कुमार जी की सरकार में कितने विधायक है? मैं भी हूँ आरजेडी का। आप सीधे राबड़ी जी पे जाते हैं, बहुत महिला नेता है हमारे पार्टी में। आप अपने अंदर, अपने पार्टी के अंदर झांकिए, हमारे अंदर महिला नेता काफी है। नाम तो दीजिए, नाम तो लीजिए। मैं आपको दिखाई नहीं दे रही, महिला नहीं दिख रही हूँ आपको कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ मात्र मानक जी कि आरजेडी की नेता एकदम से अपना लाइन लेंथ खो बैठी। मैंने सीधी लाइन पूछी कि राज्यसभा में 5 आपने भेजे, एक उसमें से कोई ओबीसी है क्या? एकदम अति पिछड़ा दलित कोई है क्या? नहीं बता पाए। और कम से कम बीच में नहीं, अबे कुशवाहा जी बीच में मैं नहीं बोलता हूं, तो आप भी मैं बिल्कुल आंकड़े पे बात करूंगा। मैं आपसे केवल आंकड़े पे बात करूंगा, मुझे पता है आपका टेक्निक डिबेट का, इसलिए मैं जानता हूं अच्छे से। मैं केवल आपके आंकड़े से बात करूंगा। मानक जी मुझे इजाजत दीजिए। मैं मानक जी 15 साल की घटनाओं पे इसलिए नहीं जाना चाहता है, बार बार 15 साल का जिक्र कर रही हैं अपने पिछले कार्यकाल का, जो लालू और राबड़ी देवी का है। सबसे ज्यादा अत्याचार किस पे हुआ? कितने नरसंहार हुए दलितों के? अभी मैं नाम पढ़ूंगा तो यहां आरजेडी की प्रवक्ता कहेंगे कि आपको पढ़ के बताना पड़ रहा है। जानते हैं क्यों पढ़ना पड़ता है? 118 नरसंहार हैं मानक जी, कोई याद नहीं रख पाएगा।
118 नरसंहार हुए राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के शासनकाल के अंदर, और सब के अभी सब इनका लाइन लेंथ चेंज हो गया अत्याचार मानव केवल जी। दलित समाज पर और केवल पिछड़े समाज पर हुए। अभी ये मैं अपने भी आप को दिखा दलित दूंगी की आपको। मसीहा बताते हैं। जब आरजेडी को यह जरूरत पड़ी कि अब सरकार हमें बनाना है, तो हमारे जो विधायक 4 थे वो बीजेपी के काम नहीं आए, वो आरजेडी के काम आए सर। और कांग्रेस की पूरी सरकार आप क्या बात कर रहे हो? बनने के बाद माधव गोवा में जी को बीजेपी में बताओ। चली गई। लूट के ले गए आरजेडी वाले। सर पूरे हिंदुस्तान में, सर पूरे, देखिए मैं तो बोलता नहीं सर, पूरे हिंदुस्तान में जितनी पार्टियां हैं इनके पास कोई क्या बात गारंटी बता नहीं है रहे कि हैं? इनका विधायक टूटेगा या बिकेगा तो कहां जाएगा। ये सब बीजेपी में जाते हैं। हाँ। अकेले एमआईएम की गारंटी है सर कि हम बीजेपी में नहीं जा सकते, हम जाते नहीं, हम जाएंगे नहीं। लेकिन आसिम वकार, आप हम आपके पे नेता शक को क्यों इतना करते हैं गुस्सा सर? क्यों आ रहा है? बल्कि मैं तो कहूंगा फ्रस्ट्रेशन क्यों है इतनी? वो ये तक कह गए कि ये हाथ हमने दोस्ती का बढ़ाया है, लेकिन अगर नहीं चाहिए तो ये हाथ जो है वो गिरेबान तक भी जा सकता है तेजस्वी की। क्या मतलब इस बयान का? नहीं सर, मसला ये है कि जब आप इलेक्शन के बाद ये कहते हैं कि हम एमआईएम की वजह से हार गए, आप लोगों से रो के ये कहते हैं कि साहब एमआईएम ने हमको हरा दिया, तो एमआईएम नहीं। के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा नहीं, हम आपको हराना नहीं चाहते हैं, अगर आपको हमसे डर लग रहा है तो आइए हम आपसे हाथ मिला देंगे। आपका जवाब दे रही हैं कंचना, बोलिए, दीजिए जवाब। मैं तो आसिम जी को बोलूंगी कि आप गलत स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं, कि हम एक भी स्टेटमेंट आप सुना दीजिए। आज चैलेंज देती हूँ मैं आपको भी कि जहां पर ये तेजस्वी जी बोले हो कि हम एमआईएम की वजह से हार गए, आप अपने आप को लेजिटिमेसी देते रहते हैं तेजस्वी जी का नाम लेके, हमारा नाम लेके। ये तो गलत बात है ना। दूसरी बात कि आपके जो विधायक थे स्वेच्छा से हमारे पास आए थे, और कल भी आपने बोला था एक चैनल पर, आज भी बोल रहे हैं कि खरीदे हुए हैं। आप सीमांचल के मुसलमानों को, विधायकों को बार बार बिकाऊ क्यों कह रहे हैं? ये गलत बात है। एक तो आप आएंगे कब? जब चुनाव आएगा तब। सीधे आपके जो है नेताजी लैंड होंगे पटना में और चले जाएंगे सीमांचल में। एक जब बार चुनाव रिबटल आएगा का मौका दे तब। साल दीजिएगा। भर 5 साल कहाँ पर रहते हैं वो? और अगर आप सच में जिताना चाहते हैं तो ये आप बताइए कि क्या आपके कैंडिडेट आरजेडी और महागठबंधन के खिलाफ लड़वाओगे आप, कि एनडीए के खिलाफ आप अपना कैंडिडेट उतारोगे? आप साफ साफ बोलकर यहाँ पर जाइए। देखिए कंचना यादव जी को लग रहा है कि बार बार अगर ये बात कहेंगी कि हमने मुसलमान विधायकों को बिकाऊ कहा तो उसका इनको फायदा मिलेगा। मैडम, वो बिकाऊ माल था, वो बिक गया और आपने खरीद लिया। अब आपसे पूछ रहा हूं, मैंने ट्विटर पे भी आपसे पूछा है, अब पूछ रहा हूं, बिकाऊ को बिकाऊ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? चारा घोटाले वाले को चारा खोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अरे बाप बेमान को बेमान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? एक काम करिए ना, जिसने एक काम चारा करिए। खाया उसको चारा खोर अगर- कहेंगे ना? अगर ये क्या इतना कहेंगे? झल्ला, ये इतना जो आप लोग बौखला रहे हैं ना, ओवैसी साहब भी, आप भी, एकदम लग रहा है कि आपकी जो जमीन पिछली बार थोड़ी बहुत बिहार में थी, इस बार 2-4 वोट मिलना भी आपके लिए मुश्किल हो गया है, इसीलिए इतना बौखला रहे हैं आप। और अगर आपके विधायक बिके हैं, पैसे से बिके हैं, तो एक रिक्वेस्ट कर लीजिए मोदी जी को, ईडी और सीबीआई की जांच करा ले। अच्छा मैडम,